वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। हम सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भारत बदल रहा है, गांव-गांव पानी पहुंच रहा है, किसान हाईटेक बीज इस्तेमाल कर रहे हैं और देश में बिजली की लाइनों का जाल तेजी से फैल रहा है। लेकिन सवाल ये है, इन बदलावों से पैसा कौन कमाएगा? तो आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसी कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनकी मार्केट कैप लगभग 5000 करोड़ रुपए से कम है, लेकिन जिनके बिजनेस बड़े-बड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक कंपनी हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, दूसरी एग्री से जुड़ी है और तीसरी पावर और इंफ्रा सर्विस में काम करती है। इनमें से किस में है असली दम और कहां है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की ताकत और कहां छुपा है रिस्क? वीडियो को अंत तक अवश्य देखेगा, जिससे कि आप खुद समझ पाएंगे कि कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रॉन्ग दिख रही है और कहां रिस्क ज्यादा है। दोस्तों, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी ग्रोथ थीम्स पर काम करने वाले हैं। और ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की खरीदी या बिक्री की सलाह नहीं देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कंपनी के साथ। ये कंपनी क्या करती है? कंपनी जमीन के नीचे बिछने वाली मोटी और मजबूत पाइप को बनाती है, जिन्हें डक्टाइल आयरन पाइप्स कहते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझेंगे तो जब सरकार हर घर नल से जल की बात करती है, जब किसी शहर में नई पाइपलाइन बिछती है, जब किसी इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी पाइपलाइन लगती है, तो वहाँ जो मजबूत लोहे की पाइप जमीन के नीचे डाली जाती है, वही ये कंपनी बनाती है। मतलब कि ये कंपनी पानी सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन है। कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन प्लान के बारे में बात करेंगे तो हाल ही में इन्होंने इटली की एक वाल्व निर्माता कंपनी का अधिग्रहण किया है। मतलब कि अब ये सिर्फ पाइप नहीं बल्कि पूरा का पूरा वाटर मैनेजमेंट पैकेज दे सकते हैं। साथ ही ये अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन पर भी काम कर रहे हैं। कंपनी अपनी सेल वॉल्यूम को मौजूदा 5.5 लाख टन से बढ़ाकर अगले साल 8.5 लाख टन ले जाने का लक्ष्य रखती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड के बारे में। कंपनी के नंबर अगर देखेंगे तो कंपनी की मार्केट कैप लगभग 5000 करोड़ रुपए के पास है और स्टॉक का P14 जबकि इंडस्ट्री P21 के पास है। मतलब इसकी वैल्यूएशन इंडस्ट्री से कम है। साथ में कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को हर साल 1.7% तक का डिविडेंड भी देती है। कंपनी में प्रमोटर की 50% की होल्डिंग है, वहीं FII की भी कंपनी में 15% से ज्यादा की होल्डिंग बनी हुई है। लेकिन कंपनी के ऊपर लगभग 2200 करोड़ रुपए का कर्जा है और प्रमोटर ने अपने 10% शेयर को प्लेज किया हुआ है। ये दोनों ही चीजें ध्यान में रखने वाली है। कंपनी की सेल पिछले 3 सालों में लगभग 11% से और इसका प्रॉफिट 27% से बढ़ा है। मतलब ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन अभी ज्यादा महंगी नहीं लगती है दोस्तों। अब रिस्क की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्जा काफी ज्यादा है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो प्रॉफिट पर असर पड़ेगा। साथ में रॉ मटेरियल जैसे आयरन और कोल महंगे हुए तो भी मार्जिन दब सकते हैं और अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डिले होते हैं तो इनका कैश फ्लो भी अटक सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिए क्योंकि आगे जो कंपनी आने वाली है वो पूरी तरह से अलग सेक्टर से है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज की दूसरी कंपनी को। ये कंपनी हाइब्रिड शीट्स बनाती है। हाइब्रिड शीट क्या होता है? मान लीजिए किसान पारंपरिक बीज बोता है तो उत्पादन सीमित आता है, लेकिन हाइब्रिड बीज से ज्यादा उत्पादन, बेहतर क्वालिटी और ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। मतलब किसान की आय बढ़ाने में मदद, और यही काम करती है ये कंपनी। पहले ये कॉटन कंपनी मानी जाती थी, लेकिन अब 75% रेवेन्यू नॉन कॉटन से आता है, जैसे मेज, राइस, वेजिटेबल्स आदि। मतलब कि अब कंपनी डाइवर्सिफाइड हो चुकी है और अगर कॉटन साइकिल खराब भी हो जाए तो पूरा बिजनेस नहीं रुकेगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कावेरी शीट्स कंपनी लिमिटेड के बारे में। कंपनी की मार्केट कैप लगभग 4748 करोड़ रुपए के पास है। स्टॉक का P 15.8 और इंडस्ट्री P 26 के पास है। तो ये कंपनी भी दोस्तों अपनी इंडस्ट्री के सामने सस्ती वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। इसका ROC 20% और ROE 19%, जो कि अच्छा है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 60% की है और FII की 18% की, जो ये दर्शाता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कंपनी पर भरोसा है। कंपनी के पास में 1785 करोड़ रुपए के रिजर्व भी मौजूद है और कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है दोस्तों। तो ये एक कैश रिच और कर्ज मुक्त कंपनी है। लेकिन कंपनी की सेल पिछले 3 सालों में लगभग 7.5% से और प्रॉफिट 11% से बढ़ा है, जहां कंपनी को सुधार की जरूरत है। इनके ग्रोथ प्लान के बारे में बात करें तो ये बांग्लादेश, वियतनाम और फिलीपीन जैसे देशों में 30 से 40% एक्सपोर्ट ग्रोथ का टारगेट रख रहे हैं। साथ ही कंपनी हर साल करीब 60 करोड़ रुपए रिसर्च पर खर्च कर रही है ताकि नए और बेहतर बीज को ला सके। और कंपनी के मैनेजमेंट को अगले 3 से 5 सालों में 15 से 20% सालाना ग्रोथ की उम्मीद है। रिस्क पर अगर नजर डालेंगे तो ये मानसून पर काफी हद तक डिपेंडेंट रहते हैं।
हैं। अगर बारिश खराब रही तो डिमांड कम भी हो सकती है। साथ ही इनके ऊपर रेगुलेशन का रिस्क भी बना रहता है, क्योंकि सरकार बीजों की कीमतों पर नियंत्रण लगा सकती है। साथ में ये सीजनल बिजनेस है जो कि पूरे साल स्टेडी डिमांड में नहीं रहता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरी कंपनी को, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, जो पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से है, जिसकी मार्केट कैप लगभग 4,895 करोड़ रुपए के पास है और स्टॉक का पी 26 और इंडस्ट्री पी 35। इसका ROC 24% और ROE 14%, जो कि अच्छा है। कंपनी के ऊपर लगभग 800 करोड़ रुपए का कर्जा है और प्रमोटर की कंपनी में 66% की होल्डिंग है। कंपनी की सेल पिछले 3 सालों में 39% से और इनका प्रॉफिट पिछले 3 सालों में 72% से बढ़ा है। तो ग्रोथ के मुकाबले इनकी वैल्यूएशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आती है। दोस्तों, कंपनी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तो इनकी ऑर्डर बुक, जो कि वर्तमान समय में लगभग 9,000 करोड़ रुपए के आसपास है। ये कंपनी के इतिहास का सबसे हाईएस्ट लेवल है दोस्तों। इसमें 90% तो डोमेस्टिक और 10% एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं। कंपनी के पास में PGCIL जैसे बड़े क्लाइंट्स के भी ऑर्डर हैं। मतलब कि काम की विजिबिलिटी मजबूत है और कंपनी अपना एक्सपेंशन पर भी ध्यान दे रही है। कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाकर 2028 तक 6 लाख मीट्रिक टन पर एनम करने की योजना बना रही है। मतलब आने वाले सालों में ज्यादा प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी। यह एक पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ये HT-LT पोल्स, ट्रांसमिशन टावर, टेलीकॉम टावर्स, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज और पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर को बनाती है। मतलब कि ये बिजली और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में जरूरी स्ट्रक्चरल सपोर्ट को बनाती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्कीपर लिमिटेड के बारे में। कंपनी भविष्य में क्यों अच्छी ग्रोथ के साथ में आगे बढ़ सकती है? क्योंकि इंडिया में पावर डिमांड लगातार बढ़ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन हो रहा है और पावर ग्रिड मॉडर्नाइजेशन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर रिस्क भी है। कमोडिटी की कॉस्ट वोलाटिलिटी होती है, इनकी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर डिपेंडेंसी ज्यादा है, साथ ही ये बिजनेस वर्किंग कैपिटल हेवी बिजनेस है दोस्तों। तो अब तीनों को एक लाइन में समझे तो पहली कंपनी वाटर इंफ्रा थीम पर काम करती है, दूसरी एग्रीकल्चर थीम पर और तीसरी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर। अब दोस्तों, आप चाहें तो आपकी राय कमेंट करके बता सकते हैं, आपको कौन सा बिजनेस मॉडल ज्यादा मजबूत लगा, वाटर, एग्री या पावर? और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।